देखिए, मैं कभी कभी आपके कमेंट्स जाकर लाइक भी करता हूं और कई बार तो रिप्लाई भी, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की समरी के बारे में बताने से पहले मुझे वो एक सॉन्ग याद आ रहा है कि ये हो मुसीबत ना हो मुसीबत, 7 8 9 10 पैसा, ये पैसा पैसा है कैसा। जी हाँ, पैसे के ऊपर बना हुआ ये गाना। और मुझे इसलिए याद आ रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में पैसा, और इसको लेकर के कई सारे डिसबिलीफ्स भी हैं, बहुत सारे मिथ्स भी हैं, सभी के अपने अपने थॉट्स हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका मैनेजमेंट और इसका इस्तेमाल। तो सवाल ये बनता है कि क्या आपको पैसे का सही इस्तेमाल करना आता है या फिर नहीं आता? क्या आप हिसाब किताब में कमजोर हैं? क्या आपको लगता है कि अगर और पैसे होते तो आपकी लाइफ सेट होती? और क्या आप मानते हैं कि आप फाइनेंस ठीक से हैंडल नहीं कर सकते? और अगर इन सवालों के जवाब अगर हां हैं, तो ऑथर बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर के कहते हैं कि फिर आप या मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आज की बुक समरी फाइनेंस के मैनेजमेंट को सिखाने वाली बुक समरी है, जिसका टाइटल है आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच, जिसे लिखा है रमित सेठी ने। यह समरी आपको सिखाएगी कि अपने फाइनेंशियल मैटर को हैंडल कैसे करना है। इसमें आपको वो इंफॉर्मेशन और गाइडेंस मिलेगी जिससे आप मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बन सकते हैं, और आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि अमीर होना इतना भी मुश्किल नहीं है कि जितना आप और मैं सोचते थे। तो आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच बाय रमित सेठी। पैसे सेव करना ऐसा ही है जैसे कि मीठा खाना। शुरू में आप खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका मन भर जाता है। पैसे के मामले में समझदारी दिखाना एक अच्छा आइडिया लगता है, पर जल्दी ही फिर आपके अंदर जोश और मोटिवेशन कम होने लगता है और फिर आप पहले वाले रूटीन पर आ जाते हो, जब चाहे तब पैसे खर्च कर लिए और कोई हिसाब किताब भी नहीं रखा। इस समरी में आप पढ़ेंगे कि अमीर बनने के लिए बजटिंग करना जरूरी नहीं है। इस बुक के ऑथर रमित सेठी का मानना है कि बजटिंग सिर्फ समय की बर्बादी है। लोगों को बजट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने पैसे खर्च करने की आदत पर ध्यान देना चाहिए। इस समरी में आप यह भी सीखेंगे कि अपने क्रेडिट कार्ड का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए, और आप सीखेंगे कि पैसे को सोच समझकर खर्च करना किस तरह से एक पावरफुल हैबिट बन जाती है। यह समरी हमें सिखाएगी कि लाइफ में किए गए छोटे छोटे बदलाव हमें अमीरी की तरफ लेकर के जाते हैं। तो इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड्स। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड के नाम से ही डरते हैं। असल में क्रेडिट कार्ड टर्म अपने आप में ही काफी नेगेटिव साउंड करता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो लोग इसे सही ढंग से मैनेज करना नहीं जानते, उनका क्रेडिट कार्ड को लेकर के काफी नेगेटिव फीडबैक होता है। क्रेडिट एक ऐसी चीज है जो आपको समझनी होगी, और अमीर बनने के लिए आपको इसमें एक्सपर्ट बनना होगा। लोग बड़ी बड़ी शॉपिंग करते वक्त क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनका क्रेडिट अच्छा है वो शॉपिंग से काफी पैसा बचा सकते हैं। जी हां, एक अच्छा क्रेडिट होना आपके पैसे को बचा सकता है, लेकिन सबसे पहले यह समझना होगा कि क्रेडिट होता क्या है। क्रेडिट के दो फैक्टर हैं, एक है क्रेडिट रिपोर्ट और दूसरा है क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट रिपोर्ट आपके अकाउंट और पेमेंट हिस्ट्री के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देता है। ये लेंडर्स यानी कि लोन देने वालों को यह भी जानने में हेल्प करता है कि आप दूसरे लेंडर्स को भी पे कर पा रहे हो या नहीं। साथ ही इसमें आपका पेमेंट बिहेवियर भी शामिल होता है, और यह भी पता चलता है कि कहीं आपकी कोई लेट पेमेंट तो नहीं है। आपका क्रेडिट स्कोर 1 नंबर है, जो कि लेंडर्स को बताता है कि आपको क्रेडिट देने में उन्हें रिस्क है या नहीं, और अगर है तो कितना रिस्क है। आपका क्रेडिट स्कोर 300 से 850 के बीच कुछ भी हो सकता है। लेंडर इस नंबर और आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के बेस पर यह डिसाइड करेगा कि उसे आपको कितना पैसा देना चाहिए। क्रेडिट स्कोर जितना हाई हो उतना बेहतर है, इसीलिए एक हाई क्रेडिट स्कोर के लिए जितना हो सके अपनी पेमेंट जल्द से जल्द जमा कर दें। अब आप पूछेंगे कि ये चीजें जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि अच्छा क्रेडिट आपको इंटरेस्ट चार्ज में हेल्प करता है। गुड क्रेडिट स्कोर आपके ढेर सारे पैसे बचा सकता है।
मान लो कि आप घर खरीदने की सोच रहे हैं। बैंक हाई इंटरेस्ट चार्ज के साथ लोन देता है, लेकिन अगर आपका गुड क्रेडिट स्कोर है तो यह इंटरेस्ट आराम से पे हो सकता है। क्रेडिट कार्ड को लेकर कई तरह के नेगेटिव रिव्यू सुनने को मिलते हैं, जैसे कि लेट पे करने पर आपको भारी भरकम चार्ज देना पड़ता है। कई बार आपके अकाउंट में ऐसे चार्ज होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता। लेकिन ये सभी आपके साथ तभी होता है जब आप अपना क्रेडिट कार्ड ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। लोग क्रेडिट कार्ड ऐसे यूज करते हैं जैसे वो उनके लिए पैसों का एंडलेस सोर्स हो। क्रेडिट कार्ड को हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन ये एंडलेस सोर्स फ्री में नहीं आता है। इसके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे मान लो कि आपने कोई पेमेंट मिस कर दी तो आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो सकता है। जिस कंपनी से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है वो आपका एनुअल परसेंटेज रेट या एपीआर बढ़ा सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको लेट फी पे करना पड़ सकता है, लेकिन आप टाइम पर सारी पेमेंट करके एक्स्ट्रा चार्ज देने से बच सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज करने का ये एक तरीका है। ऑप्टिमाइज करने का एक दूसरा तरीका है कि अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करो। उनसे पूछिए कि क्या वो आपके फीस या चार्जेस माफ कर सकते हैं। एक पेमेंट एनुअल फी की होती है। ये वो फीस है जो आपको कार्ड यूज करने के लिए पे करनी पड़ती है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात करके इसे कम या माफ करने के लिए कह सकते हैं। मार्केट में कई सारे क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं जो ये फीस नहीं लेती ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मिल सकें। तो अगर आप भी एनुअल फी पे कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी को बोलकर इसे माफ करवा सकते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप एनुअल फी फ्री कार्ड चूज कर सकते हैं। आखिर ट्राई करने में क्या हर्ज है। ऑथर रमित के लिए तो यह आइडिया कई बार काम आया। ऑप्टिमाइज करने का दूसरा तरीका है कि कोशिश कीजिए कि आप लोअर एपीआर पर नेगोशिएट कर सकें। आपका एपीआर या एनुअल परसेंटेज रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो कि कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए देती है। आमतौर पर एपीआर 14% पर होता है। हाँ, सुनने में ये काफी बड़ा लगता है, लेकिन फिर भी एक फैक्ट है कि कंपनी आपको काफी बड़ी रकम उधार दे रही है। तो एक तरह से ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसीलिए कंपनी को कॉल करके उनसे कम एपीआर के लिए पूछो। अगर वो पूछें कि उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए तो उन्हें ऐसा करने के वाजिब कारण दो, जैसे कि आप कई महीनों से लगातार अपने बिल्स टाइम पर पे करते आए हैं। उनसे यह भी कहो कि आप कुछ और कंपनियों को भी जानते हो जो कि लोअर एपीआर ऑफर करती हैं, इसलिए आप किसी और कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। हालांकि एक ही कंपनी का लॉयल कस्टमर बने रहने के कुछ अपने फायदे भी हैं। लेंडर्स अपनी लॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री अप्रिशिएट करेंगे। फिर से याद दिला दें कि लेंडर्स ये देखना चाहते हैं कि क्या आप भरोसे के लायक हैं या नहीं, क्या आप टाइम पर पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज करने के लिए लोअर फी और एपीआर के लालच में आने की जरूरत नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज कैसे करें, इस जानकारी को समझने के बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है बीट द बैंक्स। क्रेडिट कार्ड की तरह बैंक भी उतने ही बॉसी होते हैं। अक्सर बैंक यंग लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। यंगस्टर्स को इंटरेस्ट रेट और फीस जैसे टॉपिक थोड़े डराते हैं, इसलिए वो बिना सवाल जवाब किए जो भी पे करना है पे कर देते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के सिर दर्द को दूर किया जा सकता है। आप पूछेंगे क्यों और कैसे? तो इसका जवाब है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग बैंक के लिए एक अच्छा तरीका है कि वो अपने कस्टमर्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ा सके। पैसे से जुड़ी हर सर्विस के लिए लोग बार बार बैंक जाना पसंद नहीं करते। इसके बजाय वो कोई सुविधाजनक तरीका ढूंढना चाहते हैं, और ऐसे में ऑनलाइन बैंकिंग एक अच्छा ऑप्शन नजर आता है। जो सेविंग आप ऑनलाइन बैंक में डालते हो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये वो फीस भी नहीं लेती जो नॉर्मली आपको कोई रियल बैंक चार्ज करती है। तो चलिए ऑनलाइन बैंक और फिजिकल बैंक के बीच इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप $1000 जमा करते हो तो दो अलग अलग बैंक के इंटरेस्ट रेट अलग अलग होंगे। ऑनलाइन बैंक्स अक्सर 3% रेट से स्टार्ट करते हैं। एक साल में आप उस इंटरेस्ट रेट से $30 कमा सकते हो। अब फिजिकल बैंक्स की बात करते हैं। ये बैंक्स आमतौर पर सिर्फ 0.5% इंटरेस्ट रेट देते हैं, यानी कि आपको $1000 पर हर साल केवल $5 मिलेगा। तो समझा आपने कि कितना फर्क है दोनों में।
रमित ने अपना ऑनलाइन बैंक अकाउंट कैसे सेटअप किया? उन्होंने चेकिंग और सेविंग दोनों ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोले थे। चेकिंग अकाउंट वो होता है जहां आप पैसे जमा कर सकते हो और निकाल सकते हो। इसके लिए आप एक डेबिट कार्ड या चेक का यूज कर सकते हैं। रमित की इनकम इसी चेकिंग अकाउंट में जाती है और फिर वो अपने पैसे बाकी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। बैंक हमें इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करते हैं। जब आप अपने चेकिंग अकाउंट में पैसे जमा करते हो, सेविंग अकाउंट जैसा कि नाम से ही पता चलता है वो अकाउंट है जिसमें आप स्पेशल मौकों जैसे हॉलिडे और फेस्टिवल के लिए पैसे सेव करते हैं। पहले चेकिंग और सेविंग अकाउंट के बीच सिर्फ इंटरेस्ट का फर्क होता था। पहले सिर्फ सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट होता था, चेकिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं। लेकिन जैसा कि हमने बताया है कि अब कई बैंक दोनों अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, तो इन दोनों अकाउंट के बीच क्या वाकई में फर्क है? फर्क यह है कि आपको अपने चेकिंग अकाउंट से ही पैसे विथड्रॉ करने चाहिए। सेविंग अकाउंट को टच भी मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपके पैसे सेव होते हैं। और आपको अपने अकाउंट कैसे सेट करने चाहिए, तो रमित हमें कुछ ऑप्शंस देते हैं। पहला वाला बेसिक ऑप्शन है, अपने लोकल बैंक में चेकिंग अकाउंट के साथ एक सेविंग अकाउंट भी खोल लो। बैंक से फीस के बारे में पूछो। अगर उस बैंक में एनुअल चार्ज वगैरह है तो किसी और बैंक में पता करो जहां ये सब चार्जेस ना हो। सेकंड ऑप्शन बेसिक ऑप्शन और स्मॉल ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बिनेशन है। किसी लोकल बैंक में एक नो फी चेकिंग अकाउंट खोल लो। उसके बाद कोई ऑनलाइन बैंक ढूंढो जो सेविंग अकाउंट पर हाई इंटरेस्ट रेट देता हो। इस तरह से आप जब चाहें तब इजीली अपने चेकिंग अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगे और आपका पैसा इजीली ग्रो होता रहेगा। कैसे? सिंपल है, इसे अपने सेविंग अकाउंट में डालकर। थर्ड ऑप्शन है एडवांस्ड और फुल ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बिनेशन। इसके लिए अलग अलग बैंक में कई सारे चेकिंग अकाउंट खोल लो। यह इसलिए है ताकि डिसाइड किया जा सके कि कौन सा बैंक बेस्ट इंटरेस्ट और सर्विस प्रोवाइड करता है। रमित ने भी थर्ड ऑप्शन चूज किया था। उनका एक चेकिंग अकाउंट लोकल बैंक में है और दूसरा अकाउंट ऑनलाइन बैंक में। आप सेम यही चीज सेविंग अकाउंट के साथ भी कर सकते हैं। ऑप्शन आपको खुद चूज करने होंगे, जो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। क्या आप एक बिना झंझट का अकाउंट चाहते हैं? तो फिर आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना चाहिए। पर रमित कहते हैं कि अपने सामने लिमिटेड ऑप्शन मत रखो। क्यों ना सेकंड या थर्ड ऑप्शन ट्राई किया जाए? ये दोनों ऑप्शन गारंटी के साथ आपके पैसे ग्रो करने में हेल्प करेंगे। कोई भी बैंक चूज करते वक्त इन तीन चीजों का ध्यान रखना होगा: ट्रस्ट, कन्वीनियंस और फीचर्स। ट्रस्ट तब होता है जब बैंक आपसे कोई हिडन या छुपे हुए चार्जेस या फीस नहीं लेता। बड़े बैंक हमेशा अनलिमिटेड कस्टमर्स बनाने पर जोर देते हैं, इसलिए वो चुपके से आपके अकाउंट में से अपनी फीस काट लेते हैं। आप चाहें तो अपने दोस्तों से पता कर सकते हैं कि कौन सा बैंक भरोसे लायक है। एक और तरीका है कि बैंक की वेबसाइट पर जाकर देखें। अगर वो अपनी फीस को लेकर ट्रांसपेरेंट हैं तो समझ लीजिए कि उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। कन्वीनियंस यानी कि इजी एक्सेस। आपके लिए पैसा मैनेज करना इजी होना चाहिए और बैंक को भी बढ़िया कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराने पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें तुरंत आपकी मदद करनी चाहिए। फीचर्स को हम वैल्यू एडेड सर्विसेज के तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि बैंक हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है और साथ ही पैसे को ट्रांसफर करने की सुविधा फ्री में देता है। तो बैंक अकाउंट और इसके मैनेजमेंट को समझने के बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है कॉन्शियस स्पेंडिंग। जब आप सोच समझकर खर्च करते हो तो इसका मतलब आप अपने पैसे की वर्थ को समझते हो। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ कि ज्यादा खर्च करने के चक्कर में आपका बजट गड़बड़ा गया? रमित भी कई बार ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं। अपनी हर खरीदारी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि असल में यह तरीका जरा भी इफेक्टिव नहीं है। बात बजट की करें तो बजटिंग सिर्फ थ्योरी में अच्छी लगती है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी एक एक पैसे के खर्चे का हिसाब नहीं रख सकता, क्योंकि यह बोरिंग भी है और थकाने वाला काम भी। लेकिन रमित के पास इसका एक सॉल्यूशन है। आप एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान क्रिएट कर सकते हैं। यह प्लान एक ऐसा तरीका है जिससे आप हर महीने पैसा भी खर्च कर पाएंगे
और इन्वेस्टमेंट भी, और आपकी सेविंग भी होती रहेगी। आपकी लाइफ से अब वो टाइम जाने वाला है जब आप सोच सोच कर परेशान होते थे कि आखिर आपका पैसा गया तो गया कहां। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान थ्रिफ्ट यानी कि कंजूस बनने पर फोकस करता है। आप शायद इस वर्ड को सुनकर के नाक भौं सिकोड़ लें, तो क्या आपको सस्ते में काम चलाना पड़ेगा? जी नहीं। थ्रिफ्ट यानी कि कंजूस होने और चीप होने में जमीन आसमान का फर्क है। थ्रिफ्ट होने का मतलब है सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करना जो कि आपको चाहिए। थ्रिफ्ट होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने खर्चों में कटौती कर लें, बल्कि यह हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हम केवल उन्हीं चीजों पर खर्च करें जो वाकई में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। लोग अक्सर थ्रिफ्टिंग को मुश्किल इसलिए समझते हैं क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। अब जैसे लीजा को ही ले लो, वो साल के करीब $5,000 तो जूतों पर खर्च करती है। यानी अगर मान के चलें कि एक जोड़ी जूते की कॉस्ट $300 है, तो उसके पास 15 जोड़ी जूते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो कोई कंजूसी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि बिल्कुल है। लीजा को अच्छी खासी सैलरी मिलती है। वो अपनी एक रूममेट के साथ एक छोटा सा फ्लैट शेयर करती हैं। उसके पास कोई होम में इस्तेमाल होने वाली मशीन या गैजेट भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लीजा ने कई इन्वेस्टमेंट भी कर रखी हैं। हर महीने की शुरुआत में वो कुछ पैसे अलग से अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रख देती है। पर लीजा को जूतों का बड़ा शौक है। यह उसके लिए इंपॉर्टेंट शॉपिंग है। यही वजह है कि उसका खर्चा सिर्फ जूतों पर होता है। इसलिए वो बाकी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करती है ताकि वो मनपसंद जूते ले सके। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के 4 फैक्टर होते हैं: फिक्स्ड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। मंथली फिक्स्ड कॉस्ट, ये वो चीजें हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए रेंट, रोजमर्रा की जरूरत का सामान और स्टूडेंट लोन। आपको अपनी इनकम से 50 से 60% इस फैक्टर में देना होगा। लेकिन आप ये फिगर आउट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट की लिस्ट बना लो। ये उनमें से कुछ भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर बताए हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरी और कपड़े वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि किस चीज पर आप कितना खर्च करते हैं, तो थोड़ा पता लगाइए। पिछले 3 महीने के अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या शॉपिंग रिसिप्ट पर एक नजर डालिए, फिर सबको ऐड करके लिखिए। एक बार आपने ये कर लिया तो उसमें 15% जस्ट इन केस कैटेगरी ऐड कर दो। इनमें आपके हर महीने के खर्चे शामिल नहीं हैं, बल्कि वो खर्चे हैं जो अचानक से कभी कभार हमें करने पड़ते हैं, जैसे कि कार की रिपेयरिंग करवाना या फिर किसी खास मौके के लिए कपड़े खरीदना या ड्राई क्लीनिंग। रमित ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए हर महीने $150 अलग से रख लेते थे। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस फैक्टर के लिए आप अपने 401k या फिर इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट के लिए अलग से पैसे रखते हैं। ये वो अकाउंट है जो आपका रिटायरमेंट या पेंशन फंड होल्ड करते हैं। जो अमाउंट आप इसमें डालेंगे आपकी सैलरी का 10% होना चाहिए। क्या आप अपनी सैलरी के 10% के हिस्से को लेकर श्योर नहीं हैं कि उसका क्या करना चाहिए? तो हम बताते हैं। ऑनलाइन आपको कई सारे इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर मिल जाएंगे, जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इससे आपको ये डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है सेविंग गोल्स। ये फैक्टर किसी भी टाइप का गोल हो सकता है, चाहे उसे अचीव करने में कितना ही टाइम लगे। एक क्रिसमस गिफ्ट के लिए सेविंग करने जितना छोटा भी हो सकता है, या शादी के खर्चे के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म गोल जैसे घर की EMI पे करने के लिए भी हो सकता है। यहां सीक्रेट बस एक ही है कि जितना जल्दी हो सके सेविंग स्टार्ट कर दो। आप सेविंग जितने लंबे समय के लिए करेंगे, उतना ही कम अमाउंट आपको हर महीने बचाना होगा। सुनने में एकदम सिंपल लगता है ना, लेकिन लोग शायद कभी भी इस एडवाइस को फॉलो करते हों। इसलिए इसे और रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें एक नंबर ऐड कर दो। अब जैसे कि आप अपनी 20s में शादी कर लेना चाहते हो और आपने एक रफ एस्टिमेट तो बना ही लिया होगा कि शादी में कितना खर्च आएगा, तो आपको 20 साल का होते होते सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप अगर महीने का $333 यानी कि $333 भी बचाते हो, तो आगे चलकर आपको हर महीने पैसे सेव करने में उतनी मुश्किल नहीं होगी, बजाय इसके कि जब आप 26 में सेविंग स्टार्ट करते हो
सेविंग गोल्स के लिए अपनी इनकम का 5 to 10% अलग से रख दो। नेक्स्ट है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। अपनी मनपसंद चीजें खरीदने पर आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए रमित आपको अपने बजट में से गिल्ट फ्री स्पेंडिंग शामिल करने के लिए एनकरेज करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसे समझने के लिए हम ब्रायन का एग्जाम्पल लेंगे। टैक्स वगैरह कटने के बाद ब्रायन की एनुअल इनकम है $48,000, यानी महीने के $4,000। उसने अपनी इनकम को सही तरीके से डिवाइड करने के लिए कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान का यूज किया। मंथली फिक्स्ड कॉस्ट पर ब्रायन अपनी सैलरी का 60% एलोकेट करता है और यह अमाउंट पर मंथ $2,400 होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो 10% पर मंथ यानी कि $400 सेव करता है। इस सब के बाद फाइनली अपने गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए ब्रायन अपनी इनकम का 20% यूज करता है, यानी उसके पास पर मंथ करीब $800 बचते हैं, यानी कि $800, जिसे वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। प्रॉब्लम यह है कि ब्रायन को हर महीने $800 गिल्ट फ्री शॉपिंग के लिए काफी नहीं लगते। तो आप उसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अब अगर हम ब्रायन को इन्वेस्टमेंट और सेविंग का पैसा कम करने को बोलें तो एक बुरी एडवाइस होगी। हाँ, बेशक ये एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, पर ब्रायन को बाद में पछताना पड़ेगा। हम यहां ब्रायन को एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं कि उसे अपना मंथली फिक्स्ड कॉस्ट और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी ऑप्टिमाइज करने होंगे। ब्रायन के पास क्रेडिट कार्ड है, तो काफी टाइम से वो अपने बिल्स टाइम पर पे करता आया है, तो उसके पास ये अच्छा रीजन है कि वो अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी से अपना APR कम करने को बोल सकता है। नेक्स्ट, ब्रायन को अपने सब्सक्रिप्शंस भी चेक करने चाहिए। उसे रियलाइज हुआ कि उसने नेटफ्लिक्स अकाउंट का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और स्टार वॉर्स वेबसाइट की भी मेंबरशिप ली हुई है। वो महीने में सिर्फ 2 या 3 बार ही नेटफ्लिक्स देखता है। स्टार वॉर्स वेबसाइट के लिए भी उसने सिर्फ 2 बार ही वेबसाइट विजिट की। इसलिए ब्रायन को चाहिए कि वो इन दोनों की मेंबरशिप कैंसिल करे, जिससे कि वो $60 पर मंथ बचा सकता है। फिर ब्रायन ने अपनी रिसिप्ट देखी। उसे समझ नहीं आया कि वो इस महीने कितनी बार बाहर खाना खा चुका है। घर में खाना बनने के बावजूद वो आए दिन फास्ट फूड पर पैसा वेस्ट करता था और अक्सर बार वगैरह भी जाता रहता था। ब्रायन ने जब सारी रिसिप्ट चेक की तो हैरान रह गया कि उसने टोटल $600 तो बाहर खाने पीने में ही उड़ा दिए थे। उसने खुद से वादा किया कि वो अब फास्ट फूड और बार में ज्यादा खर्च नहीं करेगा। ब्रायन अब जो खर्चा करता है वो सोच समझ कर करता है और इस तरह आने वाले महीनों में उसने करीब $266 बचा लिए थे। ये पैसा उसने अपनी गिल्ट फ्री शॉपिंग में ऐड कर दिया। तो क्यों ना हम भी ब्रायन जैसा बनने की कोशिश करें। उसे फालतू की शॉपिंग करने पर गिल्ट फील होता था और आए दिन बाहर खाना पीना भी उसे एक तरह से फालतू खर्च ही लगता था। इसलिए उसने अपने ये दोनों खर्चे कंट्रोल किए। उसने उन चीजों के लिए पैसा सेव करना शुरू किया जो ज्यादा मैटर करती थी, जैसे अच्छी किताबें और कपड़े वगैरह। तो ये चैप्टर था कॉन्शियस स्पेंडिंग। इसे समझने के बाद बढ़ते हैं आगे। अगला चैप्टर है सेव व्हाइल स्लीपिंग। कुछ लोग मनी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट माने जाते हैं। ऐसे लोगों को शायद ही कभी फाइनेंशियल मैटर हैंडल करने में परेशानी होती हो, लेकिन क्या करें, हर कोई तो मनी मैटर में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। कुछ लोग तो इन मामलों में एकदम अनाड़ी होते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका पैसा कहां और कब खर्च हो जाता है। इनके लिए फाइनेंशियल मैटर हैंडल करना स्ट्रेसफुल होता है। लेकिन क्या करें, अब हर कोई तो मनी मैटर में एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना। कुछ लोग तो इन मामलों में एकदम अनाड़ी होते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका पैसा कहां और कब खर्च हो जाता है। इनके लिए फाइनेंशियल मैटर हैंडल करना स्ट्रेसफुल होता है, जिससे इन्हें और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। लेकिन रमित हमें एक ऐसा सिस्टम बता रहे हैं जो कि उन्होंने डेवलप किया है, जिसके थ्रू फाइनेंशियल मैटर हैंडल करना हमारे लिए बेहद इजी हो सकता है। क्या आप इस टर्म से वाकिफ हैं? डूइंग मोर बिफोर डूइंग लेस। रमित का सिस्टम एग्जैक्ट इसी बारे में है। आपको इसे समझने के लिए कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन एक ऑटोमेटिक सिस्टम आपके आने वाले महीनों को और भी ज्यादा इजी बना देगा। एक ऑटोमेटिक सिस्टम होने से सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगता है।
अगर आपने पहले से ही अपना कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बना रखा है तो आपको बधाई हो, आप आधा ऑटोमेटिक सिस्टम बना चुके हो। अब जैसे मिशेल को ही ले लो, उसे बाकी लोगों की तरह ही मंथली सैलरी मिलती है। जिस कंपनी के लिए वो काम करती है उस कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी का 5% कट कर उसके सेविंग अकाउंट यानी कि 401k में सेव हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि उसकी कमाई का 5% इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जा रहा है, बाकी पैसा उसके चेकिंग अकाउंट में चला जाता है। कुछ महीने पहले ही मिशेल ने अपना ऑनलाइन बैंक सेटिंग अरेंज किया था और अब उसकी सारी पेमेंट ऑटोमेटिक हो गई थी। उसके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली 5% सैलरी उसके रिटायरमेंट अकाउंट में चली जाती है। ये 5% आगे चलकर के 2 पार्ट में डिवाइड होती है। 1% उसकी शादी के खर्चे के लिए और 4% घर के डाउन पेमेंट के लिए। मिशेल अपने बिल्स और सब्सक्रिप्शन पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड का ऑटोमेटिक पेमेंट यूज करती है, जिसमें उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल, नेटफ्लिक्स वगैरह शामिल हैं। कोई भी पेमेंट करने के फौरन बाद उसे एक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी मिल जाता है, जिससे मिशेल को अपने खर्चों का हिसाब किताब रखने में आसानी होती है। इसका एक फायदा यह भी है कि उसे पता चल जाता है कि कहीं वो अपने फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा खर्च तो नहीं कर रही। वैसे ज्यादातर मिशेल अपने खर्चों को कंट्रोल में रखती है। वो इसलिए क्योंकि उसे अब अपने कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान की आदत पड़ चुकी है। बिल्स और रिटायरमेंट अकाउंट में जमा करने के बाद जो बचता है वो मिशेल अपने बाकी के खर्चों के लिए यूज करती है। उसे बाहर खाने और कपड़े खरीदने का शौक है तो वो अपने शौक भी पूरे कर लेती है, लेकिन वो जितना हो सके उतना लिमिट से चलती है। जरूरी चीजों के अलावा फालतू कुछ नहीं लेती, जैसे महंगे जूते वगैरह, और जहां पैदल जा सकती है वहां वो कैब के पैसे बचाती है। ऑटोमेटिक मनी फ्लो के लिए अपने सारे अकाउंट्स को साथ में लिंक कर दो। हर चेकिंग के लिए एक चार्ट बनाओ। सेविंग, क्रेडिट कार्ड और इन्वेस्टमेंट जो भी आपके पास हैं, इससे आपको हर सिंगल परचेज का हिसाब रखने में आसानी होगी। अपने चेकिंग अकाउंट को अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से लिंक कर दो। ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दो ताकि जब आपको जरूरत पड़े आप अपने बिल्स पे कर सकें। साथ ही अपने चेकिंग अकाउंट को भी सेविंग अकाउंट से लिंक कर दो। जाहिर है कि आपकी सैलरी का 5% वही सेव होगा जिसके लिए आप सेव करना चाहते हो। तो बहुत ही लाइटर नोट पर और बहुत ही इजी वे में अपने फाइनेंसेस को प्लान करने के लिए कमाल के नुस्खे बताती ये बुक समरी अब अपने उस पड़ाव पर पहुंच गई है जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, जहां पर हम अपनी लर्निंग को दोहराते हैं। तो आइए दोहरा लेते हैं। सबसे पहले तो आपने जो चीज सीखी वो है अपना क्रेडिट कार्ड ऑप्टिमाइज करना। एक गुड क्रेडिट स्कोर से लेंडर्स के लिए इजी हो जाता है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें, और जब वो ट्रस्ट करेंगे तभी पैसा उधार दे पाएंगे। अपना क्रेडिट कार्ड ऑप्टिमाइज करने के 2 तरीके हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। पहला तो ये कि कंपनी को कुछ खास फीस के बारे में पूछो, जैसे कि एनुअल फी। ये छोटी छोटी फीस आपको बाद में काफी भारी पड़ती हैं। दूसरा, लोअर एनुअल परसेंटेज रेट के लिए नेगोशिएट करना सीखो। नेक्स्ट, आपने ऑनलाइन बैंक्स के बारे में पढ़ा। अपने कस्टमर्स बढ़ाने के लिए ये हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, खासकर बात अगर सेविंग अकाउंट की हो तो, मगर साथ में ही कुछ हिडन चार्जेस भी लगा सकते हैं और इस पर ध्यान रखना जरूरी है। अमाउंट चेक करने के लिए आप एक अकाउंट किसी फिजिकल बैंक में खोल सकते हो, लेकिन हमेशा ऐसा बैंक चूज करना जिसके इंटरेस्ट रेट हाई हो। तीसरा, आपने कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के बारे में पढ़ा। इस प्लान के 4 फैक्टर हैं: मंथली फिक्स्ड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सैलरी का करीब 60% ले लेती है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी इनकम में से 5 to 10% सेविंग्स में जाना चाहिए। फिर इसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी है। ये जानना कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपको गिल्ट फ्री होकर शॉपिंग करने की फ्रीडम देता है। इसीलिए सोच समझकर वही खरीदें जो आपके लिए बेहद जरूरी है। चौथा, आपने ऑटोमेटिक मनी ट्रांसफर की खूबसूरती के बारे में पढ़ा। ये सुनने में इजी लगता है पर लोग शायद ही करते होंगे। जितने भी मनी रिलेटेड अकाउंट आपके पास हैं उनकी सेटिंग अरेंज कर लें। अपने चेकिंग अकाउंट को अपने सेविंग अकाउंट से लिंक कर लें। साथ ही अपने चेकिंग अकाउंट को अपने क्रेडिट कार्ड से भी लिंक कर लें।
इस तरह आपको अपने कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान को फॉलो करने की टेंशन नहीं रहेगी। अगर आप इसे अभी सेट कर लेते हो तो आपका अकाउंट खुद ही आपका पैसा डिवाइड कर लेगा। मनी हैंडल करना कई लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द का काम है, पर आपके लिए नहीं होगा अगर आप इस समरी में दिए गए टिप्स फॉलो करेंगे तो। वो दिन गए जब आपको लगता था कि पैसा आपके हाथ में टिकता नहीं है। अब आप न सिर्फ पैसे बचा पाएंगे बल्कि धीरे धीरे अमीर भी हो सकेंगे। तो अब बताइए कि ये बुक समरी और इस बुक समरी में दिए गए तरीके, टिप्स, टैक्टिक्स आपको कैसे लगे और कौन सी टिप, कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा बेहतर लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि आपके लिए भी हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाए और जब भी कोई उसे और पढ़े तो उन्हें भी एक आइडिया मिले कि इस समरी में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तो जो भी पढ़ेंगे आपको एक थैंक यू बोलेंगे। मैं एडवांस में बोलता हूं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल और लर्निंग को इंप्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।